ओके क्लास, सो आज की क्लास में हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय सोडा लाइम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय सोडा लाइम डिस्कस करेंगे। अब इसको हम सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डी कार्बोक्सिलेशन है वो सोडा लाइम के थ्रू हो रही है। तो इसलिए हम इसको डी कार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम कह लो या सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कह लो, एक ही बात है। ठीक, अब इस रिएक्शन में मूव करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है और सोडा लाइम क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम इस रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो कभी भी अगर आपको डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड दिखता है, ये टर्म कहीं पर भी दिखे, तो इसका मतलब क्या है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 को रिमूव करवा रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कि CO2 रिमूव हो फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर क्या होता है, आपका रिमूवल ऑफ CO2 होता है। रिमूवल ऑफ CO2 होगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर लिया कि डी कार्बोक्सिलेशन इन जनरल क्या है। तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर CO2 रिमूव हो रहा है तो वो हमारा डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। अब अगर हमारा डी कार्बोक्सिलेशन में CO2 फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो रहा है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसके पास एक कार्बन कम होगा कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके पास एक कार्बन कम होगा कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने बात कर लिया कि डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है और डी कार्बोक्सिलेशन में जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसके पास जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड वो कैसे होंगे। अब अगर हम बात करें सोडा लाइम की, तो सोडा लाइम बेसिकली मिक्सचर है सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड का। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ NaOH सॉलिड एंड कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, और यहां पर जो इनका एडिशन करते हैं दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनको हम 3:1 के रेशियो पे ऐड करते हैं। तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम। तो यहां पर बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन का जनरल रिएक्शन देखें तो इधर क्या होने वाला है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम सोडा लाइम मिक्सचर की प्रेजेंस में हीट करेंगे। क्या करते हैं, हम इसे हीट करते हैं और ड्यूरिंग हीटिंग हमें यहाँ पर एल्केन मिलता है और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट आता है ड्यूरिंग दी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग सोडा लाइम, हमें वो मिलता है आपका एल्केन। हमें यहाँ पर एल्केन मिलता है। और अगर हम देखें इस एल्केन के पास भी जो नंबर ऑफ कार्बन है वो एक कम है कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये हमारा जनरल रिएक्शन है, हमारा डी कार्बोक्सिलेशन में ये होने वाला है। कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा और हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। तो कहीं पर भी अगर आपको एल्केन चाहिए जिसके पास रिजल्टेंट जो आपका रिएक्टेंट है उसके मुकाबले एक कार्बन कम है, तो वहां पर आप डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से बना सकते हो एल्केन को। अब हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म को। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो पहला स्टेप क्या होता है, आपका जनरल एसिड बेस रिएक्शन होती है फर्स्ट स्टेप। तो अभी क्या होता है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है बेस से विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर एक एसिड एक बेस से रिएक्ट कर रहा है इन शॉर्ट। तो हमारा क्या बनता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ में हमारा वाटर बनता है। अब जो सोडियम कार्बोक्सिलेट प्रेजेंट है इसमें जो कार्बोक्सिलेट अनायन होता है दैट इज हाईली स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण क्या होता है, काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है और यही स्टेबलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा एल्काइल एनाइन फॉर्म होता है और साथ ही साथ CO2 मॉलिक्यूल रिलीज आउट करता है।
ठीक है। एल्काइल कार्बन आयन, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस होता है एल्केन का, विच इज अ वेरी वेरी वीक एसिड। तो इस कारण से जो R माइनस है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है। अब इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के कारण क्या होता है कि ये ना, जो फर्स्ट स्टेप में आपका वाटर मॉलिक्यूल बना है, फर्स्ट स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल बना है वहां से H प्लस एक्स्ट्रा कर लेता है। ठीक है। जिससे कि हमारा एल्किन बनता है और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहां पर फॉर्म होता है। और फिर ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट भी फॉर्म करता है। ठीक। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमारी, इस तरीके से हमारा एल्कीन फॉर्म होता है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, इट्स एन एसिड बेस रिएक्शन, जिससे कि हमारा कार्बोक्सिलेट अनायन फॉर्म होता है। ना ये जो कार्बोक्सिलेट अनायन है, इसकी हाई स्टेबलाइजेशन के कारण हमें यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हुए दिखता है, और उसके बाद हमारा एल्काइल कार्बन आयन वाटर में से H प्लस एक्सट्रैक्ट करके एल्केन फॉर्म करता है। अब जो इस मैकेनिज्म का सेकेंड स्टेप है, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो कहने का मतलब ऐसा कोई सा भी फैक्टर जिससे कि ये सेकेंड स्टेप फास्ट हो सके, वो क्या करता है, उससे आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी स्पीड अप होता है। तो ऐसा कोई सा भी फैक्टर जो कार्बोक्सिलेट अनायन को स्टेबलाइज करेगा, वो डीकार्बोक्सिलेशन को स्पीड अप करेगा। ठीक है। तो ऐसा कोई सा भी फैक्टर जिससे कि कार्बोक्सिलेट अनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, उस फैक्टर को ऐड करने से आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का रेट जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे यहां पर ध्यान रखना है। तो अगर आपको कभी भी अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड दिए जाते हैं और पूछा जाए कि किसका डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा, तो आपने यही देखना है कि जिसका कार्बोक्सिलेट अनायन बन रहा है किस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट अनायन बनेगा, उस केस में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फास्ट होगी। अब यहां पर हमने बात कर लिया मैकेनिज्म भी, मैकेनिज्म को भी यहां पर देख लिया। पर अगर हम यहां पर देखें, मैकेनिज्म हो या मेन रिएक्शन हो, हमने मेनली NaOH के ऊपर ही फोकस किया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में तो बात ही नहीं किया। तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड कर क्या रहा है, तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें बच्चा, तो अभी होता है क्या कि अगर हम सिर्फ NaOH को ले, सिर्फ NaOH को ले, तो ये NaOH आपका हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है, टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर, टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर। तो NaOH सॉलिड की एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है पानी को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है। तो अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स रखे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस कारण से क्या होता है कि आपका एक कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन बनता है। अभी जो कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन है, ये हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। कैसा होता है, हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। अब इसके कोरोसिव नेचर के कारण इंडिविजुअल NaOH सॉलिड को यूज करना फॉर डीकार्बोक्सिलेशन डिफिकल्ट होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, बाकी रिएक्शन में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखा देता है। तो इसको कम हाइग्रोस्कोपिक बनाने के लिए, ठीक है, इसको कम हाइग्रोस्कोपिक बनाने के लिए हम NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स करते हैं, जिससे कि इसका जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है वो वीक हो जाता है। और जो ये मिक्सचर है, जिसे हम सोडा लैम्प भी कहते हैं, इसका जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है दैट इज वेरी लो। तो ये आपका लेस हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो मतलब इस मिक्सचर के अंदर आपका जो NaOH का टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब दी वाटर मॉलिक्यूल, ये रिड्यूस करती है, और इस कारण से हम NaOH को इजीली यूज कर पाते हैं फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। तो CaO क्या कर रहा है, CaO NaOH की जो हाइग्रोस्कोपिक टेंडेंसी है उसको वीक कर रहा है, जिस कारण से हम NaOH को इजीली यूज कर पाते हैं फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये रोल होता है कैल्शियम ऑक्साइड का इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी। यहां पर हमने सबसे पहले ये जाना कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, हमने उसके बाद ये भी जाना कि हमारा सोडा लाइम क्या है। ठीक है। फिर हमने इस रिएक्शन पे ये देखा कि अगर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है आपका, तो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एल्केन फॉर्म करेगा, और किस तरीके से हमारा डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। तो हमने मैकेनिज्म पे जो सेकेंड स्टेप था उसको ऑब्जर्व किया, और वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो वहां से हमने एक पॉइंट डेवलप किया और एक कंक्लूजन बनाया कि ऐसा कोई सा भी फैक्टर जो कार्बोक्सिलेट अनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, फास्ट करेगा। ठीक है। और एट द एंड हमने ये समझा कि कैल्शियम ऑक्साइड
का क्या रोल है इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो वो क्या करता है, वो NaOH की हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज करता है, जिस कारण से NaOH को हम इजिली यूज कर पाते हैं फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये हमारा था डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में। ओके, सो आज के लिए इतना ही है।